Hello dear students, hope you are fine and same is the case with me. I hope you would have enjoyed yesterday's video about tenses. That was actually an introductory class. जैसा कि आपको मालूम है कि उसमें मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया कि how to use these verb forms in the context of tenses and in the text of English grammar especially when we are going to deal with these situations during our examination. ओके डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपके सामने जो वो फॉर्म्स बताई थी तो दैट वर लिमिटेड. एक्चुअली मैंने एक ही वर्ड को उस वक्त एलाबोरेट किया, इतना कि थोड़ा मतलब वो लेंथ खिंच गया. तो आज मैंने ये सोचकर कि मैं ज़्यादा आपके सामने मोर वर्ब फॉर्म्स लेके आ जाऊँ, तो इस लिहाज से मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के रखा है आपके लिए, ताकि यू शुड गेट आइडिया अबाउट मोर वर्ब्स, मोर एंड मोर वर्ब्स, हाउ टू इंटरेक्ट विद देम व्हाइल वी आर डीलिंग विद दीज verbs during our examination. Okay dear students, तो कल मैंने आपसे बताया था कि ये जो conjugation of verbs है, इसमें हम देखते हैं तीन फॉर्म्स तो नॉर्मली हमको पता होती हैं, but we have more two forms, that is present participle and infinitive. Okay dear students, you might be aware about these and might not be, so let you be aware here. These four forms are very crucial when we are dealing with the tense situations. So, I say situations regarding to with regard to tense during your examination. So in this context, I have written here a chart. I have framed here a chart for you to make it more easy and clear for you. Because some of my students are yet in 9th, 10th or 11th, 12th. They are not yet in a position to understand the concepts in higher मैग्नीट्यूड. अगर उनको हाई लेवल तरीके से हम सिखाने की कोशिश करेंगे तो उनको समझने में दिक्कत आती है. जहाँ तक मेरे उन भाइयों का या मतलब जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं जो इस वक्त ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं, वो इजीली समझ सकते हैं. लेकिन मसला उनका है कि जो छोटी लेवल पे है, अभी 9th 10th में है या 8th 9th में है, 11th 12th में है, तो उनके लिए एक मतलब समस्या बनती है कि अगर उनको टिपिकल लेवल से पढ़ाया जाए. Okay dear students, so I was talking about the level of students and the lecture to meet out their level. तो मैंने इसलिए एक चार्ट यहाँ पे तैयार किया है ताकि 8th से लेकर या 9th 10th से लेकर 11th 12th और सारे इसको समझ जाएं. तो जहाँ तक इस फॉर्म का प्रेजेंट फॉर्म का ताल्लुक है, थोड़ा सा मैंने कल इस पर चर्चा की थी कि इसके दो वर्जन हैं हमारे पास. आज मैंने इनके साथ एक ब्रैकेट में एक इन्फ्लेक्शनल एलिमेंट रख दिया है पहले ही, एस या कहीं पे ES. तो यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूं कि ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका मतलब जो वर्जन है, या चाहे वो रूट वर्ड जैसे मैंने कहा था वर्क है या वर्क्स है, या मतलब और भी डिफरेंट जो वर्ड्स हैं यहाँ पे. अब इनके साथ लास्ट में इन्फ्लेक्शन एलिमेंट किस नोयत का लगेगा, एस लगेगा या ES लगेगा. वैसे यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि दो ऑप्शन, दो मतलब चांसेस है हमारे पास, या तो एस लगने का है या ES लगने का है. लेकिन it depends upon the original spell of word, कि अगर उसमें उधर से E है ही नहीं तो हम ES ऐड करते हैं. जैसे कि गो में है, as in case of go, तो we have to add ES there. अगर इसी के मतलब बरक्स हम लेंगे कम, तो कम में ऑलरेडी अपना ही E लगा हुआ है तो उसमें S खाली लग रहा है. इसी तरह वर्क्स है तो वर्क के बाद सिर्फ S लगता है, ES नहीं लगता है. तो ओके डियर, so these are the two versions here which I have talked about yesterday in yesterday's speech lecture. You should have said. तो इसमें मैंने ये कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करके जो है प्लूरल सब्जेक्ट्स है, मतलब जिनको मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा, जो कि हमारे पास ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, जिनको नॉमिनेटिव भी कहते हैं, I, we, you, they, and any plural subject, तो इनके साथ हम ये वाली फॉर्म यूज करते हैं. तो अगर हमारे पास ही, शी, इट और एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर राम शाम, तो इनके साथ हम ये वाला वर्जन एस या ES वाला वर्जन यूज करते हैं. सो आई थिंक इट इज नाउ दिस फॉर्म इज नाउ क्लियर. एंड सो फार एज दिस फर्स्ट फॉर्म, लिटिल बिट आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, हाउ इट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रामर. This is actually past simple. This is actually past simple tense where this form is used. This is used in present simple tense. You should remember here particularly this form is used in present simple tense, and
in all the four versions, in all the four versions. जैसा कि मैंने कल भी मैं इसको फर्दर एलॉबरेट करूंगा दूसरे लेक्चर में, तो इंशाल्लाह है यू होप फॉर दैट. तो यहाँ पे मैं अभी इन चारों फॉर्म्स को जो मैंने इस टेबल में दे दी है इनको मैं एलॉबरेट करने की कोशिश करूंगा. तो यू लिसन टू दिस. ओके डियर. तो जैसा कि मैंने कल इस पास्ट फॉर्म के मतलब कहा था कि इसको हम पास्ट सिंपल में यूज करते हैं. तो इस पास्ट फॉर्म में सिंपल, इस पास्ट फॉर्म, ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इससे पहले सिंपल पास्ट सिचुएशन में कोई हेल्पिंग वर्ब यानी हैड या ऐसे डीड वगैरह नहीं लगता है. तो जब हम इस एफर्मेटिव केस से नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चले जाते हैं तो उस वक्त हमें इसके सामने डिड यूज करना पड़ता है. ओके, आई शुड नाउ elaborate this very column and then I should go to past participle. So let us go to this past form now and elaborate this and understand this. See my dear, I have written here the first very word, that is work, and in its past version, that is worked. हम आम स्टूडेंट इसको वर्कड पढ़ते हैं, बट इट इज नॉट वर्कड, इट इज वर्कड. जब इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन हम चेक करते हैं तो इट इज वर्कड. तो सी हियर इन पास्ट आई विल हैव सिंपल एलॉबरेटेड इन पास्ट सिंपल सिचुएशन. आई शैल राइट हियर सम सेंटेंसेस so that you understand it is discourse here. Okay, number 1, affirmative. Affirmative case में इसका यूज हम करते हैं I worked very hard to get success. I worked very hard to get success. अगर हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे अपनी लैंग्वेज में, मतलब उर्दू लैंग्वेज में, हिंदी में, तो इसका मतलब है कि मैंने काफी मेहनत की पास होने के लिए या कामयाबी हासिल करने के लिए. ओके, तो यू नोटिस हियर जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, या इसके साथ हम और भी जोड़ सकते हैं वी, यू, दे. जैसे कि मैंने आपको कल भी समझाया है कि इस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो कोई बॉन्डेज नहीं है कि हम इसमें चेंज लाएंगे इसके मतलब शक्ल सूरत में. दिस इज आइडेंटिकली यूज्ड विद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हियर. ईदर इट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, इट इज सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, और इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल. ओके, तो जैसे कि मैंने कल भी बोला है कि इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक ही स्ट्रक्चर आएगा, worked very hard. तो बाकी आप ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आगे क्या है, तो मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर समझाने के लिए सारे प्रोनाउंस के साथ इसको जोड़ दिया है. ओके, सो दिस वर्ड वर्कड, यू नोटिस इट जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट. देयर इज नो फर्दर हेल्पिंग वर्ब हियर. देयर इज नो फर्दर हेल्पिंग वर्ब. यू शुड नोट इट particularly when such type of situation occurs in your examination paper, in your question paper. So you should understand that there is no helping verb used, and we should use the second form of verb, it is because it is past simple. Okay, तो अब अगर इसी सिचुएशन को हम चेंज करेंगे, if we change this into I should say if we switch verb to negative or interrogative case. If we switch verb to negative or interrogative, negative or interrogative, then negative interrogative is self-explanatory. I think I need not explain it furthermore then. तो वो तो आपको समझ आ ही जाएगा यहाँ पे. तो अब हम इसी सेंटेंस को I worked very hard, इसी सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करूंगा नेगेटिव में यहाँ पर. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा I didn't work very hard. बाकी तो मैं यहाँ पर ब्लैंक रखूंगा. इट इज नाउ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के मैंने क्या लिखा था वहां पर, टू गेट सक्सेस. ओके, तो अगर मैं इसी को यहाँ पर चेंज करूंगा तो आई शैल राइट डिड आई वर्क वेरी हार्ड. डिड आई वर्क वेरी हार्ड टू सक्सीड
और टू गेट सक्सेस, यहां पर भी हम इसको लिख ही देते हैं। ओके, टू गेट सक्सेस और टू सक्सीड। सक्सीड का मतलब है कामयाब हो जाना, और टू गेट सक्सेस मीन्स कामयाबी हासिल करना। ओके, तो I say you notice here in very first sentence I wrote I worked very hard, but there was no helping verb before this main verb, that is work. So here the deed is already present there, ये तो इससे पहले ही आ चुका है, प्रोसीड करता है इसको। तो अब इस पे जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि हेल्पिंग वर्ब का रोल यही है, इसका मतलब जो मेन जो ये रोल निभाता है यहाँ पर इस इन द डिस्कोर्स ऑफ ग्रामर, तो इसका यही रोल है कि ये इस मेन वर्ब को फ्री छोड़ देता है, सारे रूल्स जो है वो अप्लाई हो जाते हैं इस पे हेल्पिंग वर्ब पे, और मेन वर्ब फ्री रह जाता है। तो इसलिए जब हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया पहले, तो अब वर्क अपनी बेसिक फॉर्म में चला जाएगा, अब ईडी इसकी नहीं आएगी। तो इसी तरह यहाँ पर जब ऑलरेडी इंट्रोगेटिव बन रहा है, तो इट इज सिंपल इनफ कि इंट्रोगेटिव्स आर ऑलवेज स्टार्टेड विद ईदर हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स और WH वर्ड्स फॉर्मेशंस। तो अब जहां तक इनकी बात है, तो ये तो डिड से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर अब दूसरा वर्ड जो आएगा वो तो फिर ही वर्क आएगा, यानी मेन वर्ब अब वर्क पे चला जाएगा। अब ये मतलब वर्क लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि अक्सर बेशक इस पास्ट सिंपल को सॉल्व करते करते हमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा हमसे, खासकर कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो मतलब आसानी से समझ आ जाए, थोड़ा तो उसमें डिफिकल्टी होती ही है। सेम इज द केस विद दीज वर्ड्स कम, दिस इज एक्चुअली सेकंड फॉर्म नाउ केम, एंड हम यहाँ पर इसका पॉजिटिव लिखते हैं पहले, फिर मैं उसको नेगेटिव में चेंज करूंगा। ओके, ही केम टू मीट मी, he came to meet me। तो इसको मैं अगर इसी सेंटेंस को मैं अगर अब नेगेटिव में चेंज करूंगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा he didn't come to meet me। ओके, तो मैं माय डियर स्टूडेंट्स, यू जस्ट लिसन टू मी, यू लुक ओवर हियर। तो मैं बता रहा हूं कि अगर मैं यहां पर लिखूंगा इसको एफर्मेटिव सेंस में, तो ही केम टू मीट मी, तो इसको अगर मैं नेगेटिव में चेंज करूंगा ही डिडंट कम टू मीट मी, तो फिर से यहां पर बात क्लियर हो गई कि जब डिड ऑलरेडी आ गया तो इसके बाद कम आएगा। नाउ वी नीड नॉट टू राइट केम, यानी ये लिखना गलत है कि he didn't came to meet me, बल्कि ये दुरुस्त है कि he didn't come to meet me, क्योंकि जब यहाँ पर हम थे तो हमने पहले ही यहाँ पर समझ लिया है कि जब अफर्मेटिव में पॉजिटिव वर्जन में मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब आता नहीं है, तो जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चले जाते हैं, तो जैसे कि हम इस सेंटेंस को अब चेंज करेंगे, हम इंट्रोगेटिव में डिड ही कम टू मीट मी, क्या वो मेरे पास आया, क्या वो मुझसे मिलने के लिए आया, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू नाउ लेट अस मूव टू दिस वर्ड, दैट इज वर्ब फ्रॉम पुट एंड लेट। यू माइट बी अवेयर और मे नॉट बी, आपको मालूम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो आप जान लीजिए। जो खास करके जो मतलब अभी 11th 12th लेवल के बच्चे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि वो कम से कम इन वर्ब फॉर्म्स को एक बार पढ़ लें, बल्कि 2-3 बार इनका रिवीजन कर ले, और वहां पे चेक कर ले, हर किसी ग्रामर बुक पे ये दी हुई होती हैं, वहां पर चेक कर ले कि मतलब कुछ वर्ब फॉर्म्स ऐसे हैं दैट आर यूनिक इन द सेंस दैट दे डोंट चेंज देयर फॉर्म, दैट वी यूज देम इन प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर मतलब एज वेल। जैसे कि ये पुट है, लेट है, सेट है, और कुछ भी मतलब 2-4 यहाँ हम कह सकते हैं 6-7 वर्ब फॉर्म्स ऐसी हैं जिनकी मतलब फॉर्म, जिनका स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं होता है। एक्चुअली आई मीन टू से जिनका वर्जन चेंज ही नहीं होता है, इफ वी आर चेंजिंग देम इधर इन प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। लेकिन इस पुट के मुतालिक मैं बात करूंगा कि अब इसको हम कैसे डील करेंगे
while we are dealing with the tense situations in the examination. जबकि बाकी वो फॉर्म्स में अब हमें पता चल गया है कि मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में दो वर्जन्स आते हैं, एक विदाउट एस एंड दूसरा विद एस और यस. और अब इस पुट के मुताबिक क्या मतलब राज है, व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट इट. सो माय डियर, लेट अस सी दिस वर्ब फॉर्म पुट. आपको मैं अभी बताया है कि देयर आर सम यूनिक वर्ब फॉर्म्स दैट डोंट चेंज व्हाइल वी आर changing from, and rather we can say these are exceptional, क्योंकि हर किसी रूल में एक एक्सेप्शन होता है जहां पर वो अप्लाई नहीं होता है. तो in that sense this put is an exception here to the general rule of conjugation. So this put or let or set, such verb forms we can say these are exception to the rule of these tense verb forms, I should say conjugation. ये इसमें एक्सेप्शनल है, ये बदलती नहीं है जब भी इनको हम चाहे प्रेजेंट में यूज करते हैं, पास्ट में यूज करते हैं या फ्यूचर में यूज करते हैं. हाँ, जैसा कि मैंने बाकी वर्ब फॉर्म्स के मुताबिक बोला है कि जो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो व्हेन वी आर यूजिंग दिस पुट एज फर्स्ट फॉर्म, अतः कि इसकी शक्ल सूरत तो हर जगह एक ही रहेगी, सिर्फ यहां पर बदलेगी PUTTING और लास्ट में रहेगी टू पुट. ओके, तो यहां पर है इसमें बदलाव आएगा क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म है, इसमें टी डबल किया जाता है और आईएनजी ऐड किया जाता है. लेकिन जहां तक इन तीन फॉर्म्स का ताल्लुक है, इनको समझने की काफी जरूरत है, अशद जरूरत है, आई थिंक सो. तो अगेन लाइक अदर वर्ब फॉर्म्स, दिस पुट हैज टू वर्जन्स बिकॉज इन प्रेजेंट सिंपल कॉन्टेक्स्ट देयर इज नो सच चेंज, देयर इज नो सच मॉडिफिकेशन वेयर वी कैन से द वर्जन विल नॉट बी अप्लाइड. बिल्कुल जिस तरह बाकी वो फॉर्म्स के साथ यहाँ पर एस या एस लगता है, इसी तरह इसके साथ भी एस या एस लगता है अगर सब्जेक्ट वेरिएशन हो तो, यानी अगर सब्जेक्ट डिफर हो जाता है, अगर सब्जेक्ट वेरी हो जाता है, अगर सब्जेक्ट वेरी हो जाता है तो पुट आल्सो चेंजेस इट्स वर्जन इन सिंपल प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. यानी अगर हम सेंटेंस मिसाल ले लेंगे तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक दो सेंटेंसेस. आई पुट a letter in a letter box. I put a letter in a letter box. तो यहां पर इसको आप दो तरीकों से समझ सकते हैं. प्रेजेंट सिंपल की अगर हम मीनिंग लेंगे तो इसका मतलब है कि मैं एक लेटर बॉक्स में लेटर रखता हूं, I put it there, यानी ये मेरा काम है. सपोज आई एम ए पोस्टमैन एंड दिस इज माई जॉब. ओके, सो if we take it as past, तो then it is meaning changes in the sense that मैंने एक लेटर बॉक्स में लेटर रखा, तो लेकिन फॉर्म यही रहेगी फिर भी. इसी तरह ये इसके साथ भी यही रहेगी, ये इसके साथ भी यही रहेगी, और है दे के साथ भी यही रहेगी, और किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी पुट ही आएगा हर किसी सूरत में, यानी जो भी कोई. ओके, तो अब हमने समझ लिया कि चाहे पास्ट हो, चाहे पास्ट का जिक्र हो या चाहे प्रेजेंट का जिक्र हो, तो इस पुट को हमें चेंज करना नहीं पड़ेगा. हाँ, अगर प्रेजेंट का जिक्र हो, यानी मैं इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कन्फाइन कर रहा हूं, इन सब्जेक्ट्स की अगर मतलब अगर ये सब्जेक्ट्स आगे आ रहे हैं, दिख रहे हैं मतलब सेंटेंस की शुरुआत में ये मतलब इनका इंटरेक्शन चल रहा है, तो हम इस पुट को चेंज नहीं करेंगे, इधर इज प्रेजेंट वर्जन, इट इज पास्ट और अनियर. ओके, तो अब जब ये प्रेजेंट सिंपल का जहां तक ताल्लुक है, अगर सब्जेक्ट बदल गए तो मैं यहां पर थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा. अगर ही, शी, इट एंड एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गए, तो यही पुट वर्ब है आगे ब्रैकेट में, तो डेफिनेटली यू शैल यूज पुट्स, यू शैल नॉट यूज पुट. अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन हाउ इट इज गोइंग टू बी. तो उसके लिए मैंने आपको कल भी एक क्लू दिया था. देयर आर सच एक्सप्रेशंस दैट वी कॉल टाइम एडवर्ब्स ऑलवेज. तो वो जब मतलब अपीयर हो जाती है, वो जब दिखती है एग्जामिनेशन पेपर पे, तो हमें या कोई ना कोई क्लू ऐसा होता है, कोई डेट ऐसा होता है, कोई इशारा ऐसा होता है, क्लू ऐसा होता है, तो कोई इंडिकेशन ऐसी दी जाती है जिससे हमें पता चलता है कि नो द रेफरेंस इज टू पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर.
तो ये तो कॉमन सेंस मतलब अब बच्चों के लिए होता है जो ग्रेजुएशन करके होंगे या पीजी करके होंगे, उनके लिए तो कम से कम इतना सेंस हो ही लेता है जरूर कि नहीं इसको हम कैसे समझेंगे। अगर इस बात से वो अभी तक मतलब समझने में कासिर है तो मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो इस चीज को ध्यान में रखें कि आपको सिचुएशन को समझना है। इधर द टॉक इज गोइंग अबाउट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर प्रेजेंट की बात है तो मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि ऑफन, ऑलवेज, रेगुलरली, ओकेजनली, दीज एक्सप्रेशंस आर व्हाट वी से सीन इन द केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट टेंस, स्पेशली सिंपल प्रेजेंट। अब अगर मतलब पास्ट सिंपल है, यस्टरडे, 2 days ago, 3 years बिफोर, इन 2010, तो जब पास्ट की रेफरेंस वहां पर दी गई है तो हमें समझना चाहिए कि ये सिंपल पास्ट है। तो I hope you have understood this, and in next video or in continuation to this video I should say I shall deal with the past participle form of verb. Okay, till then, goodbye, Khuda Hafiz.